इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी किसान भाइयों का और साथ ही रंग भरी, रंग बिरंगी, उल्लास से भरी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ है रजनीश। और रजनीश भाई, क्या बात है, होली का दिन है और मैं देख रही हूँ बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी प्रतिमा, देखिए जब होली आती है ना, उमंग उत्साह अपने आप मतलब होता है और खासतौर से मौसम भी इतना अच्छा होता है, ना ठंडा ना गर्म। तो मतलब मौसम के साथ साथ जब ये त्योहार होता है तो सचमुच में एक मन के अंदर एक नई उमंग होती है, तरंग होती है। और यह वह त्योहार है कि जब हम हर गिला शिकवा भुलाकर हर व्यक्ति से गले मिलते हैं, उसे रंग लगाते हैं। तो सचमुच में जो त्योहार है ना, ये सबको मिलकर कि हम मिलकर होली खेलें और सब मिलकर देश को विकास और तरक्की के मार्ग पर ले जाएं, ये संदेश देते। बिल्कुल सही कहा। जहाँ रंग होते हैं ना, रंगों की भाषा ही होती है आनंद, उल्लास जी। और एक दूसरे से भाईचारे की भावना को रखना। और देखिए, जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों के लिए अगर हम बात करें तो आज का दिन क्या, हर दिन उनके लिए बड़ा संघर्ष का दिन होता है, मेहनत का दिन होता है। और होली जब आती है तो उनके मन में भी यही रहती है कि भाई इस बार भी हमारी जो फसल है वो इतनी बढ़िया हो कि जितनी पूंजी उन्होंने लगाई है उससे कई गुना बढ़कर उन्हें मिल सके। तो खेती फसल का उत्पादन हो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, वहीं पशुओं की देखरेख और उनके लिए पोषक तत्व जैसे हरा चारा और दाने वाली जो खेती है वो भी महत्वपूर्ण होती है। कहते हैं कि किसान के लिए पशु भी उनके बच्चों के समान होते हैं, क्योंकि खेती के साथ साथ पशु पालन भी उनके लिए जिम्मेदाराना काम होता है और उसके लिए देख रेख करना, उनको पोषक तत्व का प्रबंधन करना, हरे चारा और दाने का प्रबंधन करना, ये बहुत ही जरूरी काम हो जाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि भाई इसका भी एक अलग विज्ञान होता है और इसीलिए हर रोज हम अलग अलग जो कृषि वैज्ञानिक होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं स्टूडियो में और वो विराजमान होते हैं हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए, जैसे कि आपने बात की कि पशुधन, इसलिए पशुधन बोला गया है किसान के लिए, क्योंकि ये एक अमूल्य धन है और जो हमारे किसान भाई बहन हैं उनके लिए ये पशुधन एक अमूल्य धन है और पशुओं के साथ साथ उनकी खेती बाड़ी भी चलती रहती है। और यही आज का जो हमारा विषय है, चारे और दाने के लिए पोषक अनाजों की खेती। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं, जी बताइए, डॉक्टर SL मीना, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आप डॉक्टर समर्थ लाल मीणा जी, आपका ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो होली की हम आपको देंगे। जैसा कि आज का विषय है चारे और दाने के लिए पोषक अनाजों की खेती, तो सर मैं ये सबसे पहले जानना चाहूंगी जो चारे वाली फसलें हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपने किसान भाइयों के लिए, सुनने वालों के लिए बताना चाहूंगी कि इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपके जहन में हो, पूछना चाहते हो हमारे एक्सपर्ट से, तो हमें फोन कीजिए 011-2342-1608 पर। दूसरा नंबर है 011 जो कि दिल्ली का STD कोड है, दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए। और हमारा नंबर है 2342-1081। तो आप इन दोनों नंबरों पे हमें फोन कर सकते हैं और जो भी इस विषय से जुड़ी आपकी समस्याएं हैं, आपके प्रश्न हैं, वो हमसे पूछ सकते हैं और डॉक्टर साहब उनका आप जो भी समाधान होगा वो आपको बताएंगे और सीधा आपसे रूबरू होंगे। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम बात आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि मैंने अभी चारे की बात की कि कौन कौन सी फसलें होती हैं, जैसा कि 2023 है जो मिलेट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है, तो क्या इस चारे में ऐसे मोटे अनाज वाली फसलें भी आती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो प्रतिमा जी, आप दोनों को मेरी तरफ से होली की बहुत मुबारक और सभी किसान भाइयों को होली की शुभकामनाएं मेरी तरफ से। प्रतिमा जी, आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपको पता है कि भारत देश नहीं पूरा विश्व ये जो 2023 है इसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मोटे अनाज उनको कहते हैं, आजकल हम उनको श्री अन्न भी बोलते हैं। तो इसमें खास तौर पर जो 8 मिलेट्स हैं
वो यही इसमें आते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो अपना जो विषय है वो चारा और दाने वाली पोषक फसलों के बारे में बात करेंगे। तो ये जितने भी हमारे जो श्री अन्न है, चाहे वो ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, चीना हो, कोडो हो, सावा हो, की हो, ये सभी जो फसलें हैं वो बिल्कुल पोषक फसलें हैं। और इन फसलों को आज नहीं, बहुत पुराने समय से ही किसान भाई इसको उगाते आ रहे हैं। और इनमें पोषक तो ज्यादा होते हैं और ये चारे के लिए भी उगाई जाती हैं और दाने के लिए भी उगाई जाती है। इसीलिए मैंने पूछा कि जो दाने का जो नाम आया है जी, ना, जी। तो दाने के रूप में जैसे दल करके पीस करके भी हम भून के पशुओं को देते हैं, बिल्कुल। तो ये उसके काम भी आता है। जी जी। तो यही पूछा था मैंने कि चारे वाली फसलें कौन कौन सी होती हैं? मुख्य तौर पर क्या होता है, जो हमारी चारे वाली फसलें हैं, हमारे देश में 3 सीजन होते हैं। जी। एक खरीफ होता है जो कि उस समय बारिश आती है, दूसरा होता है रबी सीजन जो कि हम उसको विंटर सीजन बोलते हैं, और एक होता है जायद जिसको हम समर सीजन बोलते हैं। तो जो जायद का जो पीरियड होता है वो सिर्फ 2 महीने के लिए होता है, 2 या 3 महीने के लिए होता है। लेकिन जो चारे वाली जो फसलें हैं वो हम पूरी साल उगा सकते हैं। अच्छा, पूरे वर्ष ले सकते हैं। जी जी। तो अभी इस समय की बात करें, अगर इस समय की बात करें तो किसान भाई लोबिया ले सकता है, किसान भाई ग्वार ले सकते हैं, किसान भाई ज्वार ले सकते हैं, ऐसे ही मक्का है, बाजरा है, इनकी बुआई करके और चारे की फसलें ली जा सकती हैं। क्योंकि ये फसलें हैं वो दाने के लिए भी उगाई जाती हैं और चारे के लिए भी उगाई जाती है, क्योंकि ये सभी फसलें बिल्कुल पोषण से भरपूर हैं। तो दाना जो होता है जिसे सिर्फ पशुधन के लिए नहीं, आदमी के लिए भी दाना होता है। जी, बिल्कुल। लेकिन चारे की जो फसलें, जो हरा चारा की बात कर रहे हैं, हरा चारा की जो फसलें हैं वो इस समय किसान भाई ले सकते हैं और यही उचित समय इनकी बुआई वो कर सकते हैं। अच्छा, ये समय जो है उचित चल रहा है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे लोबिया है, बरसीम है, रुजका है, जई है, इसके लिए बुआई का कौन सा समय होता है? बिल्कुल, ये मार्च का जो महीना है ना, अभी चल रहा है। अच्छा। ये 15 से 20 मार्च तक अगर किसान भाई बुआई कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो रबी की फसल है वो कट रही है किसानों के यहाँ, और जो किसान भाइयों के पास खेत खाली है वो इन फसलों की बुआई कर सकते हैं और ये बिल्कुल उचित समय है। और किसान भाइयों को देखना होगा कि वो अच्छा बीज चुने। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार, अपना नाम बताएं और कहाँ से बोल रहे हैं, प्रश्न भी पूछें। राजा बात कर रहा हूं। जी जी, राजा जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज होली का पर्व भी है और आपने हमारे कार्यक्रम में फोन किया किसान की बात में, तो अपना सवाल पूछें। जी, जैसे बीज जब हम खरीदते हैं, अभी सर जी बता रहे थे, तो हमारा यही मतलब पूछना था, जो जब हम किसी मतलब अपने फसल के बीज खरीदते हैं तो हमें इस बात में कैसे पता चले कि बीज हमारे लिए उपयोगी है, अच्छा है, तो इसका हम कैसे उसका मतलब कर सकते हैं, मतलब गुणवत्तापूर्ण है या नहीं? गुणवत्ता, जी हाँ, यही है गुणवत्ता। जी जी, देखिए ऐसा है, अगर आप अच्छी जगह से बीज लेंगे, अच्छी जगह का मतलब ये होता है कि ऑथेंटिकेटेड जो हमारी जो एजेंसी होती हैं, चाहे हमारे आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स हों, चाहे स्टेट इंस्टीट्यूट हों, उनके काउंटर हों, या फिर एनएससी हो या स्टेट सीड कॉर्पोरेशन भी होते हैं, तो ये जितनी भी एजेंसियां हैं ये सब ऑथेंटिकेटेड होती हैं, ऑथराइज होती हैं। और इनके साथ साथ कुछ एजेंसी ऐसी होती हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव होती हैं या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होती हैं। तो आप ये देख लीजिए कि आपका जो बीज है वो किस पर्टिकुलर एजेंसी का है, कहाँ से बीज आता है, क्योंकि लोकल बहुत मिलेंगे आपको, लोकल बीज मिल सकते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखो कि ये आईसीआर के कोई इंस्टीट्यूट का है या हमारी जो स्टेट यानी कि जो हमारे जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके यहाँ पे काउंटर होते हैं, यानी केवीके जो होते हैं वहां से भी बीज सप्लाई होता है। और कुछ प्राइवेट जो हमारी कंपनी है उनको हमने लाइसेंस दिया हुआ है। तो ये जो बीज आपको मिलेगा तो ये बिल्कुल प्रमाणीकरण बीज मिलेगा और इसमें गुणवत्ता भरीपूर्ण होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। तो इसलिए बीज किसान भाई इन्हीं एजेंसी से लें तो बेटर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए राजा। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि बीज हम प्रमाणित जगहों से मिले, तो उसका मतलब क्या, मतलब वो शोधित बीज होता है और उसमें मतलब थोड़ा सा किसानों को क्यों हमें इन प्रमाणिक जगहों से लेना चाहिए बीज? हाँ, देखिए ऐसा है ना, प्रमाणिक बीज इसलिए लेना होता है क्योंकि कई वैरायटी ऐसी, कई फसलें ऐसी होती हैं उनमें हम लोग हाइब्रिड बीज लेते हैं जी, और हाइब्रिड बीज जो है ना वो हर साल हमको नया लेना पड़ता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जो बीज हम नया लेंगे तो उसमें एक तो खास बात क्या होगी कि उसमें जो हानिकारक कीट है या रोग है वो कम लगते हैं जी, क्योंकि वो ऑलरेडी रेजिस्टेंट वैरायटी होती है जी जो लेंगे। हेलो, एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। हाँ जी, किसान की बात, मैं इस्राफिल बोल रहा हूँ जी। बीज के बारे में कह रहा हूँ, जो बीज जो है दुकाने से लेना जाए या प्राइवेट से लेना जाए? अच्छा, वो पूछ रहे हैं कि वही प्रमाणित सरकारी दुकान से लें या प्राइवेट दुकान नहीं, से? आप बीज कहीं से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो बीज है ना वो प्रमाणीकृत होना चाहिए, यानी कि उसमें जो गुणवत्ता है ना वो बिल्कुल बरकरार होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कंपनियां बहुत सारी बीज बनाती हैं और कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिया जाता है और कुछ ऐसी कंपनियों को लाइसेंस मिलता नहीं, फिर भी वो बीज पैदा करते हैं वो लोग,
और मार्केट में वो बीज आ जाता है कई बार। तो किसान भाई को देखना होगा कि ये बीज किसने पैदा किया है, कब किया है, इसमें कितनी % जर्मिनेशन परसेंटेज है, इसमें जो है लाइव परसेंटेज कितना इसमें मतलब लाइबल है। डॉक्टर साहब, अगर किसान ने बीज ले लिया, किसी भी शॉप से लिया, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, जो भी हो, लेकिन उसको लाने के बाद क्या बीज के साथ जैसे उसको उपचारित करना, उसको छानना, साफ करना भी जरूरी होता है? या अगर आप हर बार नया बीज लेंगे, कोई जी। कंपनी का लेंगे, चाहे किसी एजेंसी का लेंगे, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का लेंगे, तो उसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। वो उपचारित रहता है या फिर उसमें ऑलरेडी डोज पड़ी रहती है। जैसे बीज का उपचार करेंगे तो उसमें फंजीसाइड, उसके अंदर इंसेक्टिसाइड और जो राइजोबियम, अगर हमारी फसलें दलहनी फसलें हैं उनके लिए ऑलरेडी राइजोबियम पैकेट उसमें रहेगा। तो आपको सिर्फ जब खोलेंगे तो उसको आपको मिलाना है बुआई से पहले। लेकिन अगर आप खुद अपना बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद का बीज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको उपचारित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि चारे की बात करते हैं हम लोग, तो चारे में हम लोग क्या है, बाद में कोई भी अगर हानिकारक कीट आएगा या रोग आएगा तो हम उसमें केमिकल का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे जानवर है उनके खाने में चला जाएगा, फिर वो फूड चैन में आ जाता है केमिकल। तो इसलिए हम तो किसान भाई को सलाह देंगे कि आप बीज उपचार करें, बाद में अगर रोग और कोई हानिकारक कीट आता है तो कोई भी रसायन का इस्तेमाल न करें तो अच्छा होगा। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी आपने बताया कि किस तरह से हमने अपने बीजों को उपचारित करना चाहिए अगर हम खुद लगाते हैं, तो एक बात और मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे अगर हम हरे चारे और दाने वाले चारे की बात करें तो इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है और कैसे हम मतलब इसके बारे में जानकारी? जी देखिए ना, हर कोई फसल चारे के लिए नहीं काम में ली जाती है। जी। और हर कोई फसल दाने के लिए भी काम में नहीं ली जाती है। हमारी कुछ फसलें हैं जो दोनों पर्पज के लिए भी उगाई जाती हैं, और कुछ फसलें ऐसी होती है जो सिर्फ हरे चारे के लिए उगाई जाती है, और कुछ फसलें ऐसी होती है जो सिर्फ दाने के लिए उगाई जाती है। दाने के लिए। लेकिन ज्यादातर जो दाने वाली फसलें हैं, हरा चारा या सूखा चारा का रूप में हम उनका इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सिर्फ चारे के लिए उगाई जाती है उनको हम दाने के रूप में कम काम में लेते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ज्वार है। ज्वार को हम लोग चारे के लिए भी उगाते हैं और दाने के लिए भी उगाते हैं, और इनका दाना जो होता है वो किसान क्या आदमी मनुष्य के लिए भी काम में आते हैं खाने के लिए, और हमारे जो पशुधन है उसके लिए भी काम में आते हैं। और ज्वार वैसे भी हमारा मोटा अनाज है, श्री अन्न है। तो इसका जो खेती होती है ये बहुत ही अच्छी किसान भाइयों के लिए होती है, क्योंकि इसका जो चारा है वो बहुत अच्छा स्वादिष्ट होता है, और हमारे जो पशुधन उसको बहुत अच्छी तरह खाते हैं, और इनका जो दाना होता है उसको हम पशुओं को देते हैं, हम खुद भी खाते हैं। और कहते हैं कि हरा चारा देने से पशु, जो दुधारू पशु होते हैं, उनका दूध अच्छा खासा होता है। अच्छा खासा होता है, दूध बढ़ जाता है। जी। और तो लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने चारे की बात की, अभी इसकी ज्वार की बात की, कब मतलब ये सोचना चाहिए कि भाई चारे के लिए हमें काटनी है ज्वार? जी। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रतिमा जी, इसमें क्या है, चारे में ये ज्वार की जो बात करेंगे हम लोग, तो ज्वार में एक ऐसी वैरायटी होती है जो हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी होती हैं जिनको हम मल्टी कट वैरायटी बोलते हैं, और उनको बहुउद्देशीय वैरायटी बोलते हैं। कि एक वैरायटी है उसको हम लोग बार बार कट कर सकते हैं, उसकी मल्टी कट के रूप में ले सकते हैं। अच्छा। और एक कुछ किस्में ऐसी होती हैं जिनको हम दाने के रूप में भी ले सकते हैं और चारे के रूप में भी ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली हम लोग शुरू में 2-3 कटिंग ले लेते हैं ज्वार की, फिर लास्ट में उसको छोड़ देते हैं। फिर जब लास्ट छोड़ देंगे तो उसमें बिल्कुल फ्लावर्स आएंगे और उसमें दाने बनेंगे, और उन दानों को आप अपने पशुधन के इस्तेमाल में ले सकते हैं, या फिर हम खुद भी खाने के काम में ले सकते हैं। तो मैं आपको कुछ वैरायटी बता देता हूँ ज्वार की, जो मतलब इस तरह की जो बहु कटाई कहते हैं उसको, मल्टी कट वैरायटीज है जो किसान भाई उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे SSG है 593, एक है SSG 988, हरा सोना है 855, और CSH 20 है, MF है। इस तरह की काफी वैरायटीज जो हैं वो मल्टी कट के रूप में हम लेते हैं। तो सर, ये इसके ज्वार के अलावा और भी कुछ ऐसी होती हैं दाने वाली फसलें जो चारे के रूप में ली जाती हैं? हाँ बिल्कुल, बाजरा है, लोबिया है, मक्का है, ये सभी जो फसलें हैं इनको हम ले सकते हैं। और मक्के की भी हम कई कटिंग ले सकते हैं, बाजरे की भी हम कई कटिंग ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका जो जमीन किस तरह की है और कितने पशु आपके पास है। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि इस समय जो है बुआई का सही समय भी है, तो बुआई करने के बाद जो उसमें खाद की व्यवस्था है या उसमें सिंचाई की व्यवस्था है, उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे किसानों को जानकारी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो, सबसे पहले बात यह आएगी कि आपका जो खेत खाली है उसमें नमी की मात्रा कितनी है, पहली बात। क्योंकि बुआई से पहले हमको देखना है कि हमारा जो खेत है उसमें नमी की मात्रा उपयुक्त होनी चाहिए, तभी आपका जो बीज है वो जर्मिनेट कर पाएगा। तो अगर आपके खेत में ऑलरेडी अच्छी सी नमी बनी हुई है तो आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर नमी नहीं है तो आप हल्का सा पलेवा कर सकते हैं। पलेवा करने के बाद आप बुआई कर सकते हैं। बुआई के समय आपको देखना होगा कि आपका जो खेत है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। अगर कम है तो हम उसको डालना पड़ेगा, और ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विशेषकर जब बात करूंगा मैं आपकी ग्वार, ज्वार, मक्का की, तो इसमें हमको बिल्कुल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देना होता है।
तो वो हम सोइल टेस्ट बेस पे देते हैं, हमारी जमीन में कितना ऑलरेडी नाइट्रोजन है, हमें कितना देना है। जनरली जो रिक्वायरमेंट है क्रॉप की, ये करीब 60 से लेकर 90 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है, ज्वार बाजरा मक्के की। और जहां तक बात है जो हमारी दलहनी फसलें होती है, लोबिया है, गुआर है, इनमें क्या है नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है, क्योंकि ये ऐसी फसलें हैं कि ये नाइट्रोजन की जो आपूर्ति है वो जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन अवेलेबल है उसको ये जड़ों में स्थिरीकरण कर लेती है। तो इनको हमको नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं है। यह है कि शुरू में एज ए स्टार्ट डोज आप दे सकते हैं 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, बाकी और कोई फास्फोरस या पोटेशियम उसको आप देना पड़ेगा। और जब बात करते हैं हम जैसे खरपतवार नियंत्रण की, तो किसान भाई उसका भी रासायनिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरू में पेंडिमेथिलिन करके आता है खरपतवार नाशी, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन बाद में अगर खरपतवार नाशी का इस्तेमाल ना करें तो बढ़िया होगा। तो इसलिए जितनी भी चारे की फसलें होती हैं उनमें हम शुरू में ही मतलब बुआई के बाद और जर्मिनेशन से पहले एक रसायन का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम है पेंडिमेथिलिन। तो इसको हम लोग तुरंत बुआई के बाद दे देते हैं, तो हमारे ज्यादातर वीड उसमें नहीं आती। डॉक्टर साहब, हमारा जो बातचीत का सिलसिला है जारी रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं और तुरंत वापिस आते हैं। जी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं पोषक चारे और दाने के लिए पोषक अनाजों की खेती। हमारे साथ हैं प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। हमारे साथ हैं डॉक्टर समर्थ लाल मीणा जी। और मीणा जी, आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसा कि चारे वाली फसलों की बातें चल रही हैं और आज का दिन जो है ना सबके लिए बड़ा उमंगों से भरा हुआ है। होली जगह जगह देख रहे हैं, रंगों की धूम भी है, मन में भी खुशी है। हमारे किसान भाई भी कहीं ना कहीं पकवान बन रहे होंगे उसके घर भी। तो क्यों ना एक सुंदर सा हम लोकगीत सुन ले होली पर। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, खेलूंगी मैं होली राजा खेलूंगी मैं होली, खेलूंगी मैं होली राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। नणदल भी खेले राजा नणदोइया खेले, नणदल भी खेले राजा नणदोइया खेले, नणदल भी खेले राजा नणदोइया खेले, अपने राजा के संग में ही खेलूंगी मैं होली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। देवर भी खेले राजा देवरानी खेले, देवर भी खेले राजा देवरानी खेले, देवर भी खेले राजा देवरानी खेले, अपने राजा के संग में रंगाऊंगी रंगोली, फागुन का महीना राजा खेलूंगी मैं होली। फागुन का महीना और रंगोली भी बन रही है और होली भी खेल रही है। क्या मतलब एक अलग ही वातावरण होने वाला है। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि बात कर रहे थे हरे चारे की,
देखिए मतलब किसी भी अच्छी फसल के लिए जब चारे की बात हो तो सिंचाई प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो किस वक्त में सिंचाई करनी चाहिए जब हम उसकी बुआई कर दे, तो उसके बाद किस तरह से सिंचाई प्रबंधन करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये बहुत ही अच्छा वाजिब क्वेश्चन है कि अभी हमारा मौसम ठीक ठाक है और ये जायद की जो किस्में होती हैं, फसलें होती हैं, उनको हम इस समय बो देते हैं। लेकिन जब अप्रैल मई का महीना आता है तो उस समय तापमान ज्यादा बढ़ जाता है। तो इरिगेशन जो है ना, सिंचाई है, वो डिपेंड करती है हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कितना तापक्रम है और कितनी ह्यूमिडिटी है, और हमारी जो सॉइल है, हमारी जो मृदा है वो किस तरह की है, इस पर डिपेंड करता है कि हम कितनी बार इरिगेशन दें। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो गर्मियों के दिन होते हैं उसमें हम 10 से 12 दिन के अंतराल में हम लोग सिंचाई करते हैं। और स्पेशली जब हम बात करते हैं चारे की फसलों की, हरे चारे की, तो इसमें सिंचाई की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज्यादा होती है। यानी कि 8 से लेके 10 दिन के अंतराल में हम इसकी सिंचाई करते हैं, जिससे क्या है कि उसकी ग्रोथ है ना वो बहुत फास्ट बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारा जो चारा है उसकी मात्रा भी ज्यादा होगी। तो डॉक्टर साहब क्या पूरे वर्ष ली जा सकती है? अगर एक बार बो दी तो पूरे साल आप मतलब चारे की नहीं, सभी फसलें नहीं है, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम ले सकते हैं। अच्छा। बाकी लेकिन जो ये बात कर रहे हैं हम ज्वार बाजरा इनकी बात करते हैं, तो ये क्या है कि 3-4 महीने की क्रॉप होती है। अच्छा। खरीफ के टाइम में हम इनको उगाते हैं, बाजरा है, ज्वार है, तो मुश्किल से 3 महीने में पक्के तैयार हो जाती है। ऐसे हम बात करते हैं रबी में कुछ ऐसे ओट है जिसको हम बोलते हैं जई बोलते हैं, उसकी हम फसल ले सकते हैं, वो 4-5 महीने लेती है। लेकिन हम जब चारे की बात करते हैं गर्मियों में, तो गर्मियों में मैं बता रहा था लोबिया, गुआर, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये ऐसी फसलें हैं जिनको हम लोग शॉर्ट पीरियड के लिए हम गर्मियों के दिनों में भी ले सकते हैं और अच्छा चारा इसमें प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज और मैं सोच रही हूँ कि जैसे भगवान ने हम इंसानों के लिए, हमारी प्रकृति ने तासीर के अनुसार हमें फल फूल साग सब्जियां दी हैं कि गर्मी आती है तो लौकी, घिया, तुरई ये सब आने लगती हैं, जिनकी तासीर बड़ी अच्छी होती है। उसी तरीके से हमारे पशुओं के लिए भी चारे का प्रबंधन होता है मौसम के अनुसार। बिल्कुल, आपने सही प्रश्न पूछा है, क्योंकि मौसम बदलता है तो हमारा खान पीन बदलता है जी। हम लोग गर्मियों में आइसक्रीम खाते हैं, सर्दियों में अनाज खाते हैं, बाजरा खाते हैं जैसे। तो ये बाजरा जो होता है वो तासीर उसकी ये है कि हमको सर्दियों में खाएंगे तो हमको ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। अच्छा, अगर बाजरा, हाँ, जितने भी श्री अन्न जो होते हैं इनका इस्तेमाल मतलब हम लोग गर्मियों में भी करते हैं, सर्दियों में भी करते हैं। लेकिन हम लोग आपने देखा होगा कि पशुधन का ध्यान रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सर्दियां होती हैं उससे हम हमारे पशुधन को दाना ज्यादा देते हैं बजाय हरा चारे के। तो दाने में क्या है कि जैसे ज्वार का दाना हो गया, बाजरे का हो गया, मक्के का हो गया, और चने का भी होता है, चने का भूसी होता है। अच्छा, उसको हम लेते हैं। तो ये क्या है कि हमारे पशुधन का जो बॉडी का तापक्रम है उसको बढ़ाए रखने में बहुत मददगार होते हैं जी। तापक्रम बॉडी का मेंटेन होता है, जिससे हमारा पशुधन बीमार नहीं होता। तो ये अकॉर्डिंग टू जो है ना सीजन, हमें खाना, चारा ये सब बदलना पड़ता है जी। तो ये चीज हमारे किसान भाइयों को भी बड़ा ध्यान रखना होगा कि पशुओं को किस मौसम के अनुसार क्या देना है ना। और सर अगर रुजका और बरसीम की बात करें, हाँ, वो तो बहुत बहुवर्षीय होती हैं। बहुवर्षीय तो कभी भी दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे कहते हैं हरी सब्जियां खाने के लिए इंसानों के लिए अच्छी होती है, वैसी पशुओं के लिए वो हरी सब्जी है ये। और जो रिजका और ये है ना बरसीम, इनकी तो बहुत ही कटिंग होती है, 8-10 कटिंग ले सकते हैं किसान भाई। अच्छा। और अभी अब जैसे बरसीम इस समय लास्ट कटिंग में होगी, तो किसान भाई उसके लिए दाना भी, बीज भी तैयार कर सकते हैं लास्ट कटिंग में। बीज तैयार करने के लिए किसान भाई लास्ट छोड़ दें अप्रैल में। तो डॉक्टर साहब जैसे अगर अच्छी फसल हो तो इसको स्टोरेज अगर करना है तो उसका भी कुछ खास ख्याल रखना है, तो किस तरह से? स्टोरेज के भी कई मेथड होते हैं जी। जैसे हम लोग हरे चारे को स्टोर करते हैं तो उसमें हमारा अलग मेथड होता है जी। और कई क्या है कि चारे को सुखाकर भी स्टोर किया जा सकता है, जिससे क्या वो सड़ता नहीं है जी। लेकिन अगर आपको हरा चारा रखना है तो उसके लिए साइलेज एक मेथड होता है, उसमें हम लोग उसको दबा के रखते हैं, वो बिल्कुल हरा बना रहेगा। जब भी आपको चाहिए निकाल के आप किस पशु को खिला सकते हो। लेकिन लॉन्गेविटी के लिए हम लोग क्या है कि चारे को सुखा लेते हैं, सुखाने के बाद उसकी कुट्टी करवा लेते हैं, और कुट्टी करवाने के बाद उसको छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो बाद में हम उसको भर देते, हमारे जो गोडाउन है वहाँ रख देते हैं, और जब आवश्यकता होती है तब किसान भाई पशुओं को खिला सकते हैं। और डॉक्टर साहब चलते चलते ये पूछना चाहूंगी कि हमारे किसान भाई अगर आय का अर्जन करना चाहते हैं तो क्या इसको दाने की खेती और ये जो हरी जो रुजके की खेती और इस तरीके की खेतियां हैं उसको व्यावसायिक रूप से भी अपना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारे बड़े शहर हैं चाहे छोटे शहर हैं कि आसपास डेयरी का बड़ा महत्व है। तो वो डेयरी वाले क्या करते हैं, एक्चुअली वो डेयरी वाले किसान भाइयों से करते हैं कॉन्टेक्ट। तो किसानों के यहाँ पर वो हरे चारे की फसलें उगवाते हैं, और किसान भाई भी जागरूक है, वो भी हरे चारे की फसलें उगाते हैं, खास करके गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में हरे चारे की महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो लोग लंबे स्तर पर हरे चारे की खेती करते हैं और कटिंग करके वो शहरों में या गौशालाओं में बेचते हैं। इंटर स्टेट
इंटर स्टेट भी ट्रांसफर होता है इनका। तो एक तो हरा चारा मतलब किसान भाई हरा चारा की जो फसलें हैं वो नियर बाई सिटी करते हैं। क्योंकि आप देखा होगा सिटी के आसपास की जो एरिया होता है वो ज्यादातर किसान भाई पशुधन को रखते हैं, स्पेशली दूध देने वाले होते हैं उनको रखते हैं। तो वहाँ पे किसान भाई ये चारे की सप्लाई करते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो सूखा चारा है, जैसे हमारा वीट का हार्वेस्टिंग हो गया, वीट का हम दाना निकाल लिया, उसके बाद जो स्ट्रा बचता है, भूसा बचता है, उसको भी इंटर स्टेट ट्रांसफर करते हैं। कई बार जैसे जिस एरिया में अगर भूसे की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे किसान भाई ले आते हैं। जैसे पंजाब से काफी लोग भूसों को ले आते हैं। ऐसे जहाँ गेहूं ज्यादा पैदा होता है, एमपी में होता है कई बार, तो वो रास्ते वाले वहां से ले आते हैं। ऐसे इंटर स्टेट इसका भी बहुत ही कॉमर्शियल स्केल पे इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। और ये सूखा चारा, हरा चारा, ये दोनों तरह के चारे बिल्कुल इंटर स्टेट ट्रांसफर होते हैं और किसान भाई और मुझे लगता है सर इसमें जो सूखा चारा होता है, जैसे आपने भूसे की बात की, ये ऐसी चीजें हैं जो खराब भी नहीं होती, वर्षों बरस इनको स्टोरेज में भी रखा जा सकता है। बिल्कुल। और कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिल सकता है। नहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल एक्चुअली काफी कुछ चेंज हो गया, क्योंकि जब हमारी जो क्रॉप्स का जो एरिया होता है, रकबा होता है ना, वो अलग अलग हिसाब से होता है। जैसे इस बार मस्टर्ड ज्यादा बोई, गेहूं कम बोया, तो गेहूं कम बोएंगे तो चारे की प्रॉब्लम होगी। तो किसान भाई क्या करते हैं, खड़ी फसलें को भी खरीद लेते हैं चारे के रूप में। अच्छा। हाँ, कि भाई आप ग्रेन निकाल लीजिए, उसके बाद उसका। तो डॉक्टर साहब चलते चलते क्या बताना चाहेंगे आखिर में? मैं बस किसान भाई को ये बताना चाहूंगा कि आप अपने पशुओं का अगर अच्छे से उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उनको अच्छा चारा उपलब्ध करवाएंगे और दाने का जो भी आप बना सकते हैं उनको खिलाएंगे, तो आपका पशुधन अच्छा होगा, दूध भी अच्छा होगा और व्यावसायिक धंधा भी आप कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर समर्थ लाल मीणा जी। आप थे प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद जी। और रजनीश, देखिए एक बार फिर पुनः सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं एवं बधाई कि वो अपनी होली बहुत अच्छे से मनाएं और सभी को रंग जरूर लगाएं, सावधानी से बनाएं। तो फिर इन्हीं बातों के साथ मैं प्रतिमा शर्मा और मैं रजनीश और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी के साथ हम विदा लेते हैं, कहते हैं नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।